चैप्टर 1 का हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो आई थिंक सो रिमेनिंग था क्रिएटिंग मोर एक्सपर्ट्स पे हमने जो है वो डिस्कस करना था। चैप्टर 1 था हमारा साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड्स ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स एंड क्रिमिनल्स को हमने जो है वो लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, क्या ऑप्शन इनके पास होते हैं, थ्रेट अरीनास क्या हैं और किस तरह से कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपकी पोटेंशियली वनरेबल हैं। तो आज हमने जो सेक्शन डिस्कस करना था वो क्रिएटिंग मोर एक्सपर्ट्स पे है। अब यहाँ पे अगर बात करें बात करते हैं तो एक वर्कफोर्स फ्रेमवर्क है साइबर सिक्योरिटी के लिए डिफाइंड है। अगर उसको हम देखते हैं तो 7 कैटेगरीज हैं साइबर सिक्योरिटी के काम के अंदर। अगर ऑपरेट एंड मेंटेन है जिसके अंदर आप आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं और मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं जो भी आपके आईटी सिस्टम या सिक्योरिटी डिवाइसेस आपने लगाई होती हैं उनको। फिर हमारे पास प्रोटेक्ट एंड डिफेंड का आता है। इसमें आप थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन करते हो, थ्रेट्स के ऊपर एनालिसिस करते हो, थ्रेट्स की मिटिगेशन परफॉर्म करते हो और जो भी आपके इंटरनल सिस्टम्स और नेटवर्क्स हैं उनको सिक्योर बनाते हो, उनको प्रोटेक्ट और डिफेंड करते हो। देन हमारे पास इन्वेस्टिगेट आ जाता है, इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर इवेंट्स। अब एक ब्रीच आ चुकी है, एक साइबर इवेंट हो चुका है, एक इंडस्ट्री के ऊपर ब्रीच आ चुकी है, तो आफ्टर द ब्रीच उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है कि ब्रीच किस तरह से आई, कौन से रिसोर्सेज ऐसे थे जो कि वनरेबल थे आपके नेटवर्क के अंदर जिनके अगेंस्ट ब्रीचेस आपको देखने को मिली। तो इन्वेस्टिगेशन का भी आपके पास एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। देन आती है कलेक्ट एंड ऑपरेट की, include specialized denial and deception operations and the collection of cyber security information। इसमें साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन और फिर उसी की बेसिस के ऊपर यूजफुल डिसीजन लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। फर्दर अगर मूव करते हैं, एनालाइज है हमारे पास, इंक्लूड्स हाईली स्पेशलाइज्ड रिव्यू एंड evaluation ऑफ इनकमिंग साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन इफ इट इज यूजफुल फॉर इंटेलिजेंस। कि जो साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन आ रही है फर्दर फिर आपने उसको एनालाइज करना है और ये डिसाइड करना है कि ये बाकियों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है या इन रियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि आपने जो रूल्स कॉन्फ़िगर किए होते हैं वो आपकी लेजिटिमेट ट्रैफिक, जो आपकी वैलिड ट्रैफिक होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। तो इन दैट सिनेरियो आपने उन अलर्ट्स को एनालाइज करना होता है। ओवरसाइट एंड डेवलपमेंट आ जाता है, प्रोवाइड्स फॉर लीडरशिप मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन टू कंडक्ट साइबर सिक्योरिटी वर्क मोर इफेक्टिवली। देन हमारे पास सिक्योरिटी प्रोविजन आ जाता है। इसमें आपने बेसिकली जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर सिक्योर आईटी सिस्टम्स को आपने कंसेप्चुलाइज करना होता है कि किस तरह की जरूरत है आपको आईटी सिस्टम्स की, फिर अकॉर्डिंगली आपने उनको डिजाइन करना होता है और उनको सिक्योर बनाना होता है। Within each categories there are several specialty areas. The specialty areas then define common types of cyber security। कि अगर आप इस हर स्टेट के अंदर देखते हैं तो आपको डिफरेंट जो है वो स्पेशलिटी एरियाज मिलते हैं। डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर डिफरेंट जो है वो आपको सर्टिफिकेशन ऑफर करती हैं। इसी तरह से डिफरेंट जो है वो ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके ऊपर टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो प्रमोट करती हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, और डिफरेंट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज जो है वो करती हैं। इनके बारे में भी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और नेट कैट के ऊपर कम्युनिटीज का टैब अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप कम्युनिटी में ज्वाइन करके इस तरह की जो लेटेस्ट एक्टिविटीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस है। तो ये कॉम्टिया की स्पॉन्सर टेस्टिंग प्रोग्राम है जो कि सर्टिफाई करता है कि किसी भी आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर इंफॉर्मेशन अश्योरेंस के लिए जो है वो स्किल्स उसके पास हैं या नहीं है। तो फॉर दैट सिनेरियो हमारे पास कॉम्टिया की सिक्योरिटी, इसी तरह से हमारे पास ईसी काउंसिल सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, सैंस की जीसेक सिक्योरिटी एसेंशियल्स है, फिर हमारे पास सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल एसपी है, और आईसाका की है हमारे पास सिज्म सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। कंपनी स्पॉन्सर सर्टिफिकेशन में देखते हैं, जैसे अब सिस्को है तो सिस्को की बहुत सारी कंपनी स्पॉन्सर सर्टिफिकेशन है, जैसे सीसीएनए है, सीसीएनपी है, साइबर रूप्स एसोसिएट है, या आपके पास सीसीआई ही है और डेवनेट है,
डेवऑप्स है, अब सिस्को की भी सीईएस सर्टिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। तो डिफरेंट कंपनी स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेशन भी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। हाउ टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, किस तरह से आप बन सकते हैं स्टडी। सबसे पहले तो आपको बेसिक कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक कोर्सेज के अंदर नॉलेज है वो आपको एक्वायर करना होगा टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स हैं, किस तरह से ये साइबर वर्ल्ड वर्क कर रहा होता है, रिसोर्सेज किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको बेसिक कोर्सेज के थ्रू ही लर्न करने को मिलती हैं, अगर आपका प्रीवियसली कोई बैकग्राउंड नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की इटसेल्फ बात करते हैं तो ये ऐसी फील्ड है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, न्यू साइबर स्पेसेस आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, सेम वे में आपके पास साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा होता है। तो डेट्स वाई ये आपकी एवर चेंजिंग फील्ड है, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग फील्ड है कि आपको इसमें हमेशा लर्न करना पड़ता है। परसू सर्टिफिकेशन, फिर आपको चाहिए कि आप इंडस्ट्री की जो नीड है और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेशंस जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है या अमेजोन है, आप उनको जो है वो परसू कर सकते हो और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो। परसू इंटर्नशिप, अब इस तरह की फील्ड में स्पेसिफिकली इन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट आपको जहां भी कोई इंटर्नशिप मिलती है जो कि साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट है, तो यू शुड अक्वायर इट। वो आपके डेफिनेटली स्किल्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। ज्वाइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आपको डिफरेंट जो कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए, जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, उनको अटेंड करना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहिए। सेम वे नेटअकैट के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है और हम मूव करते हैं चैप्टर 2 की तरफ। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ ना ये इशू आ रहा है कि वो नेटकैट को लॉगिन करने के बाद लेगेसी नेटकैट के ऊपर क्लिक नहीं करते। तो जो आपका साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स का कोर्स है ना, ये लेगेसी नेटकैट के ऊपर है। बाकी जिनको एनरोलमेंट का इशू है, दे कैन, वो मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नायला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, काइंडली सब्जेक्ट लिखिएगा एनरोलमेंट इशू और फिर ईमेल कीजिएगा। ये मैंने अपनी ईमेल चैट सेक्शन में भेज दी है। अब मूव करते हैं चैप्टर 2 पे। अगर चैप्टर 1 के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे साइबर वर्ल्ड को, साइबर वर्ल्ड के अंदर थ्रेट एक्टर्स क्या होते हैं, थ्रेट एरिनास क्या होता है, किस तरह का डाटा एग्जिस्ट करता है, किस तरह से आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को अक्वायर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इटसेल्फ साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी है क्या, किस तरह से आप इसे अचीव करते हो। अगर तो आप बात करते हो साइबर वर्ल्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी को अचीव करने की, तो 3 डायमेंशन हैं, इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी आपके पास आती है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज बेसिकली मेकिंग समथिंग कॉन्फिडेंशियल, कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो उस डाटा को रीड करने के लिए ऑथराइज है, सिर्फ वही बंदा उस डाटा को रीड कर सके। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे प्रीवियसली हम आपने साइफर जो है वो बहुत ज्यादा सुना हो, तो बेसिकली साइफर के अंदर क्या किया था उन्होंने, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव की थी, ताकि साइफर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में था, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिक्रिप्ट करना पड़ना था, और डिक्रिप्शन की सिर्फ और सिर्फ इंटेंडेंट रिसीवर के पास थी, ताकि सिर्फ वही उसको डिक्रिप्ट कर सके और वही उसको अंडरस्टैंड करे। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, और यही हमारे ब्राउजर्स के अंदर भी आजकल हमें देखने को मिलती है। जो हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखते हैं कुछ भी, तो वो हम बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर रहे होते हैं। देन द सेकंड थिंग इज इंटेग्रिटी, कि जो मैसेज हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, वो मैसेज जो है वो इंटेग्रल है, उसमें कोई भी अनऑथराइज या अनऑथराइज जो है वो अल्टरेशन इंटेंडेंट या अनइंटेंडेंट जो है वो परफॉर्म नहीं हुई। देन आता है अवेलेबिलिटी, कि डाटा जो है थ्रू इट्स लाइफ साइकिल, डाटा
अवेलेबल रहा। जब डाटा को एक्सेस करने की जरूरत थी किसी भी डिवाइस के थ्रू, डाटा वाज अवेलेबल। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और अगर आप जितनी भी आपके पास फेमस जो आपके पास जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या साइबर स्पेसेस के डिफरेंट एग्जिस्ट करती हैं, अगर आप उन देखते हैं तो उन सब के अंदर आपको ये तीनों चीजें लाजमी मिलती हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं जीमेल की, या लेट्स से गूगल की, विद द हेल्प ऑफ योर ब्राउजर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, आप देखते हैं कि कनेक्शन जो है वो HTTPS के थ्रू एस्टेब्लिश हो रहा है। दैट मीन्स के द सिस्टम इज कॉन्फिडेंशियल। अब गूगल के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी की सारी आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी। इंटेग्रिटी भी उसके अंदर इंप्लीमेंटेड है। जब भी कोई आपका जो है वो डाटा या स्क्रिप्ट आपके ब्राउजर में आता है तो आके उसका हैश कंप्यूट होता है और वो हैश दोबारा से मैच होता है, तो इंटेग्रिटी भी अचीव होगी। अब अवेलेबिलिटी, अब गूगल को आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। डेट मीन्स दिस इज अवेलेबिलिटी। अपना आप जीमेल पे साइन अप करोगे और पूरी दुनिया में आप कभी भी किसी भी डिवाइस से उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो। देन कम्स द स्टेट्स ऑफ डाटा। डाटा जो है वो तीन हालतों में रहता है: डाटा एट रेस्ट, डाटा इन ट्रांजिट एंड डाटा इन प्रोसेस। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर बहुत सारा डाटा मौजूद है, लेकिन राइट नाउ मैं ये स्लाइड देख रहा हूँ तो जो बाकी का डाटा है वो डाटा एट रेस्ट है, डाटा इन ट्रांजिट है। करंटली ये स्लाइड मेरे सिस्टम पे डिस्प्लेड है, लेकिन ये यहाँ पे भी डिस्प्लेड है और यहाँ से ट्रेवल करके आपके सिस्टम्स के ऊपर भी जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो दिस इज डाटा इन ट्रांजिट। डाटा इन प्रोसेस, करंटली मेरे सिस्टम पे ये जो है वो स्लाइड अप है, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। तो दिस इज द डाटा इन प्रोसेस। फिर डाटा को सेफगार्ड करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ता है, डिवाइसेस को, प्रोडक्ट्स को, जैसे आईपीएस आईडीएस सिस्टम है, फायरवॉल्स हैं, उनको यूज करता है। फिर डिफरेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स आप डिफाइन करते हो एज पर द नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऑपरेशनल आवर 9 to 5 है, तो पॉलिसी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज या नेटवर्क सिर्फ 9 to 5 ही एक्सेस होगा। इसी तरह से पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, आपके एम्प्लॉयज होते हैं या आपके कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स होते हैं या यूजर्स होते हैं, आपने उनको एजुकेट करना होता है ताकि वो साइबर वर्ल्ड के अंदर जो डेंजर्स मौजूद हैं, जो थ्रेट्स मौजूद हैं, उनसे बच सकें। सी ये ट्राइड हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रीवियसली इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बेसिक जो पर्पस ये होता है उसका यही है कि आपकी प्राइवेसी को जो है वो इंश्योर करते हैं, आपके जो डाटा होता है उसकी अनऑथराइज एक्सेस को जो है वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर सके या उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर कंट्रोलिंग एक्सेस भी आ जाता है। आप एक्सेस कंट्रोल करते हो। एक्सेस कंट्रोल डिफाइंस द नंबर ऑफ प्रोटेक्शन स्कीमास दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस और अदर रिसोर्सेज। दिस कॉन्सेप्ट comes under the triple A सर्विसेज। ट्रिपल ए सर्विसेज क्या है जी? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग की। ऑथेंटिकेशन इज समथिंग कि आप ऑथेंटिकेट करते हो, जैसे आप फेसबुक पे लॉग इन करते हो तो आप यूजर नेम पासवर्ड देते हो, तो आप ऑथेंटिकेट कर लेते हो फेसबुक के साथ। अब फेसबुक के ऊपर न्यूमरस पेजेस मौजूद हैं, न्यूमरस ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन जिन ग्रुप्स के आप मैनेजर हो या जिन पेजेस को आप हैंडल करते हो, सिर्फ उन्हीं को मैनेज करने के लिए आप ऑथराइज हो। तो आपकी ऑथराइजेशन उन्हीं पेजेस तक होती है, राइट्स उन्हीं या अपनी वॉल तक होते हैं। दिस इज द ऑथराइजेशन। और अकाउंटिंग क्या है कि आपने कोई भी चेंजेस परफॉर्म की, कोई भी पोस्ट आपने की, तो बैक एंड पे लॉग्स के अंदर वो अपडेट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जो यूजर था उसने इस टाइम के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर, साइबर स्पेस के अंदर ये पोस्ट जो है वो उसने की है। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब इसकी एग्जांपल आपको एटीएम में के अंदर भी मिलती है। आप एटीएम पे गए, अपना कार्ड इंसर्ट किया, अपना पिन नंबर दिया, तो आपने सिस्टम के साथ ऑथेंटिकेट कर लिया। एटीएम के अंदर 5 लाख मौजूद हैं लेट से, लेकिन आपके अकाउंट में 25,000 है, तो आपकी ऑथराइजेशन जो है वो 25,000 की है। लेट से आपने 10,000 निकलवा लिए, तो आपकी वहां पे मशीन जो है वो अकाउंटिंग परफॉर्म करेगी, वो एक लॉग जनरेट करेगी कि इस पर्टिकुलर यूजर ने इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस पर्टिकुलर एटीएम से इतनी अमाउंट जो है वो निकलवाई है। तो वो एक लॉग जनरेट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली लॉग जो जर्नल होगा वहां पे जाके वो लोकेट हो जाएगा, जो बाद में अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी जो है वो यूज किया जा सकता है।
confidentiality and privacy seem interchangeable, but from a legal standpoint of they mean different things. मोस्टली जो आपका प्राइवेसी डाटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन हर कॉन्फिडेंशियल डाटा प्राइवेट नहीं होता। लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीक्रेट है, सो दैट डाटा इज कॉन्फिडेंशियल, बट वो डाटा आपको एज अ पर्सन बिलोंग नहीं करता, वो डाटा प्राइवेट नहीं है। एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अकर्स आफ्टर कंफर्मिंग प्रॉपर ऑथराइजेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल प्रोफेशनल, लॉ फर्म एंड बिजनेस हैंडल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि अमेजोन है, अब उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजर्स का डाटा है जिनके अंदर उनकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, उनकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये डाटा उनके लिए कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उनके लिए ये उनका प्राइवेट डाटा नहीं है। दैट्स व्हाई प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इज डिफरेंट थिंग। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैज अ नॉन पब्लिक स्टेटस, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इज मोर ऑफ एन एथिकल ड्यूटी। कि ये फिर अब डाटा जो आपका अमेजोन के पास या फेसबुक के पास है, आप तो उनको ट्रस्ट करते हो, आपने उनके साथ कोई बाउंड भी साइन नहीं किया कि आपके डाटा को वो हमेशा प्रोटेक्ट ही करेंगे। तो ये क्या है, ये दिस इज लाइक एन एथिकल ड्यूटी कि वो आपके रिसोर्सेज को, आपके डाटा को सिक्योर रखेंगे। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डाटा ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया, एक और टर्म जो इंटेग्रिटी के लिए है वो है जी क्वालिटी। मेथड यूज टू इंश्योर डेटा इंटेग्रिटी, उसके अंदर आपके पास हैशिंग फंक्शंस आ जाते हैं, डेटा वैलिडेशन चेक्स आ जाते हैं, डेटा कंसिस्टेंसी चेक्स आ जाते हैं और एक्सेस कंट्रोल्स आते हैं। डेटा इंटेग्रिटी की नीड क्यों पड़ी? ताकि डेटा को ट्रस्ट किया जा सके। अगर पॉइंट ए से डेटा पॉइंट बी के ऊपर ट्रेवल करता है तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इन बिटवीन किसी पर्सन ने उसे इंटरसेप्ट नहीं किया और इंटरसेप्ट करके चेंज नहीं किया। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हैश फंक्शंस, मैक फंक्शंस, इस तरह की चीजें ऐड की जाती हैं ताकि ये जो है वो वेरीफाई किया जा सके कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल डेटा के अंदर इंटेंडेड या अनइंटेंडेड, यानी कि इंटेंडेड क्या होता है कि किसी ने उस पैकेट को इंसर्ट इंटरसेप्ट किया और जानबूझ के उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म की। और अनइंटेंडेड क्या होता है कि जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, जो आप कॉन्फ़िगरेशंस यूज कर रहे थे, दोज कॉन्फ़िगरेशंस और इक्विपमेंट वर फॉल्टी, और उन्होंने जो है वो अनइंटेंडेडली जो इंफॉर्मेशन थी उसे मॉडिफाई कर दिया। तो इन दैट सिनेरियो भी आपका डाटा जो है वो इंटेग्रल नहीं रहता। इंटेग्रिटी चेक्स, जैसे ये डिफरेंट इंटेग्रिटी चेक्स हैं, जैसे हैश फंक्शन, मैक फंक्शन, तो ये सारे आपके इंटेग्रिटी चेक्स हैं। देन हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी। डाटा अवेलेबिलिटी इज द प्रिंसिपल यूज टू डिस्क्राइब द नीड टू मेंटेन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज एट ऑल टाइम। अभी पे हमारे पास एक चैप्टर आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, पूरा का पूरा चैप्टर है अवेलेबिलिटी के ऊपर, हाई अवेलेबिलिटी के ऊपर, जिसमें हमने जो है वो हमारे पास 5-9 का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि किसी भी रिसोर्सेज को 99.999% जो है थ्रू आउट द ईयर अप रहना होता है, तो तब आप उसको हाई अवेलेबल सिस्टम जो है वो कंसीडर करते हो। बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके अंदर अवेलेबिलिटी जो है एक मेजर पिलर है। अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्टॉक इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप सप्लाई चेन इंडस्ट्री की बात करते हैं, या आप वेदर ट्रेंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो दे नीड टू बी अवेलेबल। द सेम वे अगर आप फेसबुक की बात करते हो, जीमेल की बात करते हो, अगर ये चंद एक घंटों के लिए भी डाउन हो जाए तो इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो बेयर करना पड़ता है। अगर किस तरह से अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है, तो उसके अंदर रिडंडेंसी आ जाती है, सिस्टम बैकअप्स आ जाते हैं, सिस्टम रेजिलेंसी आप इंक्रीज करते हो, इक्विपमेंट मेंटेनेंस आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अपने सॉफ्टवेयर जो है उनको आप अप टू डेट रखते हो, और फिर आपने जो है वो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बनाने होते हैं ताकि अगर कोई अनफोर्सीन डिजास्टर आता भी है तो उससे क्विकली जो है वो रिकवर किया जा सके। हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम्स की अगर बात करते हैं तो इनके डिजाइन के अंदर 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। एक नंबर 1 पे है जी एलिमिनेट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसको आज जिसके बारे में आपको पता है कि अगर ये कोलैप्स कर जाता है ना, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा। दैट मींस
दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द वीकेस्ट पॉइंट इन योर नेटवर्क, तो आपने क्या करना है, आपने उसे एलिमिनेट करना है। या तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो या उसे रिडंडेंट बना सकते हो कि उसके बैकअप के ऊपर आपने एक डिवाइस परमानेंटली प्लेस कर दिया। जैसे ही वो डिवाइस अनअवेलेबल होगी, फौरन से वो अपना लोड दूसरी डिवाइस के ऊपर शिफ्ट कर देगी। प्रोवाइड फॉर रिलायबल क्रॉसओवर, यहाँ पे यही बात होती है। एंड डिटेक्ट फेलियर एज दे अकर, के जैसे ही फेलियर आता है दूसरे पे शिफ्ट होता है, तो आपने प्रीवियस डिवाइस के फेलियर को डिटेक्ट किया, तो आपने उसको अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं बाय इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम अपडेट्स, बैकअप्स को टेस्ट करके, जो डिफरेंट डिजास्टर्स होते हैं उनके लिए प्लान करके। अब डिजास्टर्स के अंदर सिर्फ साइबर वर्ल्ड के डिजास्टर नहीं है, बल्कि आपके फिजिकल वर्ल्ड के डिजास्टर भी हैं जो कि आपके साइबर वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, फॉर एग्जांपल टर्नेडोज हैं, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, अब जैसे कोरोना था। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये भी आपके आते हैं, क्योंकि इसके अंदर में भी आपको इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कोरोना आया तो पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोलैप्स कर गई थी। दे हैव नो अदर वे टू ऑपरेट। स्टेट्स ऑफ डेटा की बात करते हैं तो डेटा एट रेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डेटा एट रेस्ट मीन दैट अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस रिटेन द डेटा व्हेन नो यूजर और प्रोसेस इज यूजिंग इट, कि जब कोई यूजर या प्रोसेस उसे यूज नहीं कर रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बहुत सारा डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है। A storage device can be local or computing device or centralized on the network. A number of options exist for storing data. कि वो डिवाइस आपकी सेंट्रलाइज भी हो सकती है और वो डिवाइस आपकी आपके सिस्टम के ऊपर भी हो सकती है। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज आ जाता है। इस स्टोरेज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, अ हार्ड ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। फिर डेटा रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रिडंडेंट अरे का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क क्या होती है? रेड। अगर आपने कभी इंडस्ट्री विजिट की है तो वहां पे आपने देखा होगा एक रैक होता है और उसके अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स जो है वो कनेक्ट होती हैं, और वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स मिलके एज अ सिंगल डिस्क जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। रेट से क्या है, एक तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है और दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस आ जाता है। अगर एक हार्ड डिस्क कोलैप्स कर जाती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी की स्टोरेज के ऊपर नहीं आता। और क्योंकि रेड जो है वो रिडंडेंट है तो वो क्या करती है कि वो जो एक हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा मौजूद है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के डिफरेंट हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करा देती है। तो इन केस अगर एक फेल भी हो जाती है तो उसका डाटा जो है बैकअप दूसरी डिवाइस से लिया जा सकता है, और जैसे ही आप उसको चेंज करते हो तो अकॉर्डिंगली दोबारा से चीजें रिप्लेस हो जाती हैं। नेटवर्क अटैच स्टोरेज हो सकती है, जैसा कि डिफरेंट हम क्लाउड्स यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी नेटवर्क अटैच स्टोरेज होती है। उसमें भी आपको पता है ऑथराइजेशन जो है वो कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ क्रेडेंशियल्स। और फिर आपके पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर सैन आ जाता है। इज आर नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज सिस्टम। सैन सिस्टम्स कनेक्ट टू द नेटवर्क ड्यूरिंग हाई स्पीड इंटरफेसेस अलोंग इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल सर्वर्स टू अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज रिपोजिटरी। के इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं उनको एक सिंगल सेंट्रल डिस्क स्टोरेज रिपोजिटरी के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो जो भी डाटा उन सर्वर्स के ऊपर राउट करता है वो सारा का सारा आपकी उस सेंट्रलाइज्ड डिस्क स्टोरेज के ऊपर जाके स्टोर हो रहा होता है। डाटा इन ट्रांजिट आ जाता है। ट्रांजिट के लिए अब हमारे पास मतलब क्या है जी, कि डाटा ने एक जगह से मूव करना है। अब डाटा ने जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, दैट मींस देयर इज अ मीडियम इन्वॉल्व। वो मीडियम क्या हो सकता है? स्नीकर नेट है, आपकी यूएसबी रिमूवेबल मीडिया हो सकते हैं, फिजिकली मूव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। दूसरा आपके वायर्ड नेटवर्क्स हो सकते हैं, जैसा कि आपके पास इथरनेट कनेक्शंस हैं। उसमें क्या होता है, केबल्स के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। और थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है वायरलेस नेटवर्क्स का, जिसमें कि एयर वेव्स यूज हो रही होती हैं, जैसे आपके सेलुलर नेटवर्क्स हैं। ट्रांसमिटेड जो डाटा है ना, इसके अंदर आपके डाटा को इंश्योर करना मोस्ट चैलेंजिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए काम होता है। ग्रेटेस्ट चैलेंजेस क्या है इनके अंदर, कि आपको साइबर क्रिमिनल्स से कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना होता है कि वो आपके डाटा को कैप्चर, सेव या स्टील ना कर सकें। फिर आपने प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी को इंश्योर करना होता है कि कोई साइबर क्रिमिनल आपके डाटा को इंटरसेप्ट करके आल्टर ना कर दे, उसे चेंज ना कर दे, उसके अंदर मॉडिफिकेशन परफॉर्म ना करते। फिर आता है जी कि आपने अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होता है कि साइबर क्रिमिनल जो है वो अनऑथराइज्ड डिवाइसेस के थ्रू आपके डाटा को इंटरप्ट ना करें या उसकी अवेलेबिलिटी को इंटरप्ट ना करें। देन आता है जी हमारे पास थर्ड स्टेट, द डाटा इन प्रोसेस।
दिस refers to the data during initial input, modification, computation और output. प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इंटेग्रिटी स्टार्ट्स विद द इनिशियल इन्फो कि जैसे ही डाटा आपकी डिवाइस में आता है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड यूज करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें मैनुअल डाटा एंट्री भी है, आप फॉर्म्स भी स्कैन करते हैं, डिफरेंट फाइल अपलोड करते हैं, या कोई सेंसर्स होते हैं, जैसे आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स हैं, कैमरा सेंसर्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, तो दीज आर द सेंसर्स जिनके थ्रू डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। ईच ऑफ दिस मेथड्स पोज पोटेंशियल थ्रेट्स टू डाटा इंटेग्रिटी कि ये जो मेथड्स हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट करते हो, हर मेथड के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि आपकी डाटा की इंटेग्रिटी को ड्यूरिंग द प्रोसेस इम्पेक्ट कर सकते हैं। A data modification refers to any changes original data such as user manually modifying data or program processing and changing data कि या तो यूजर ने मैनुअली डाटा को मॉडिफाई कर दिया या जो प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर रहा था उसने उस डाटा को चेंज कर दिया, या जो यूजर था उसने आपकी प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ छेड़छाड़ की और उस प्रोग्राम ने अब क्या किया कि आपके डाटा की चेंज करना शुरू कर दिया। फिर प्रोसेस लाइक इनकोडिंग, डिकोडिंग, कंप्रेशन, डीकंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी की सारी आपके पास डेटा मॉडिफिकेशन की एग्जांपल हैं। देन आते हैं जी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी काउंटर्स में, ये इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी सेफगार्ड्स भी हैं और हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सेफगार्ड्स भी हैं। सॉफ्टवेयर सेफगार्ड्स इंक्लूड प्रोग्राम सर्विसेज that protect operating system, databases, and other services operating on workstation. Portable devices और servers आ रहते हैं। There are several software-based technologies used to safeguard on or organization assets. और उनसे आप सब लोग familiar हो, जो different आप antivirus use करते हैं software based या firewalls use करते हो, वो सारी के सारे आपके software based technology safeguards हैं। फिर हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी सेफगार्ड्स की बात करते हैं तो इसमें हार्डवेयर बेस्ड डिवाइसेस आ जाती हैं। अब जैसे फायरवॉल है तो वो आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है, हार्डवेयर बेस्ड भी होती है। इस तरह से आपके पास आईडीएस आईपीएस सिस्टम्स हैं और कंटेंट फिल्टरिंग सिस्टम्स हैं। टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, ऑथेंटिकेशन को या डाटा की डाटा को सिक्योर करने के लिए तो हमारे पास वर्चुअल पॉइंट नेटवर्क वीपीएन है। ये एक सिक्योर वर्चुअल नेटवर्क होता है दैट यूज द पब्लिक नेटवर्क, कि बेसिकली होता तो पब्लिक नेटवर्क ही है, अनसिक्योर इंटरनेट है, लेकिन उसके ऊपर क्या है जी कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एक टनल कॉन्फ़िगर कर दी जाती है। अब जब भी डाटा ट्रैवल होगा उस टनल के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए। तो जैसे ही आप टनल के साथ कनेक्टेड होंगे तो टनल के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आईपी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड होती है, जिसके थ्रू जो भी डाटा आपका ट्रैवल करता है वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर करता है। हो तो वो जो है वो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर ही रहा होता है, लेकिन क्योंकि वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड है तो दैट्स व्हाई अगर किसी को भी उस ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना है तो उसे पहले या अंडरस्टैंड करना है या डिक्रिप्ट करना है तो उसे पहले टनल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो टनल के एक सर्टेन क्रेडेंशियल्स होते हैं और वो उन्हीं के पास होते हैं जिन्होंने टनल को यूज करना होता है। The security of a VPN lies in the encryption of packet content between the endpoints that define the VPN. फिर आता है हमारे पास network access control NAC. Require the set of checks before allowing a device to connect to a network. Some common checks include up-to-date antivirus software or operating system updates. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, आप पॉलिसीज डिफाइन कर देते हो कंप्लायंस की, तो अगर आपका सिस्टम कंप्लायंस होता है आपकी नेटवर्क पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली तभी आपका जो नेटवर्क है वो उसे कनेक्शन देता है, अदरवाइज वो उसे कनेक्टिविटी नहीं देता। वायरलेस एक्सेस पॉइंट सिक्योरिटी आ जाती है, इसमें आपने ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होती है। देन हमारे पास क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी सेफगार्ड्स आ जाते हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है और वर्चुअल सिक्योरिटी एप्लायंसेस है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करते हैं, अलाउ यूजर्स टू गेन एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। क्लाउड प्रोवाइड्स द providers manage the infrastructure, users store data on the cloud provider service, कि इसमें जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपका क्लाउड के ऊपर ही मैनेज हो रहा होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू आप डाटा जो है वो उसके ऊपर स्टोर करा रहे होते हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आ जाता है, प्रोवाइड्स द वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, द प्रोवाइडर होस्ट द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्वर्स एंड स्टोरेज कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका क्लाउड के ऊपर ही रिजाइड करता है, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्वर ईच एंड एवरीथिंग। आप सिर्फ क्या है आप उसकी जो है वो
इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे होते हैं। वर्चुअल सिक्योरिटी प्रोसेस हो जाते हैं रन इनसाइड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट विद इन अ प्री पैकेज हार्डनेड ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन विजुअलाइज्ड हार्डवेयर। अब इसमें भी जो आप डिफरेंट रिसोर्सेज ऑनलाइन रेंट आउट करते हैं वो आपकी इसकी एग्जांपल आ जाते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनहेंस करना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको इस तरह के प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी नीयत खराब हो तो तभी उससे कोई ऐसा काम हो, लाजमी नहीं है। हो सकता है कि वो प्रोसीजर से अनअवेयर हो, उसे थ्रेट के बारे में पता ना हो, उससे मिस्टेकनली जो है वो कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, लाइक किसी फिशिंग ईमेल के ऊपर क्लिक हो गया या उसने किसी अनऑथराइज्ड बंदे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए चाहिए कि आप सेवरल वेज टू इम्प्लीमेंट अ फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आप कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसे इम्प्लीमेंट करो। मेक सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कि जब भी कोई आपका एम्प्लॉय हायर होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, तो उसकी जो सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग है वो पहले होगी। द सिक्योरिटी अवेयरनेस टू जॉब रिक्वायरमेंट्स और परफॉर्मेंस है। फिर आप जो सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग है, सिक्योरिटी अवेयरनेस को आप जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अंदर टाई कर सकते हो, वहां पे मेंशन आउट कर सकते हो, या जो आपकी ईयरली प्रॉमिस परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस होती हैं उनके अंदर आप उसे जो है चेक कर सकते हो। कंडक्ट इन पर्सन ट्रेनिंग सेशन, कि आपने इन पर्सन ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने होते हैं, और जो जॉब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कॉन्फिडेंशियल डाटा हैंडल करते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको ट्रेन करना होता है। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज जो डिफरेंट आपके पास, जैसे राइट नाउ आप एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स का, तो इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज आपके पास एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक हैंडसम अवेयरनेस जो है वो आपकी एम्प्लॉयज के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी की अगर सिंपल हम बात करते हैं तो इट इज द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ कंपनी दैट इंक्लूड्स रूल्स और बिहेवियर्स फॉर द यूजर, के इसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें रूल्स डिफाइन किए जाते हैं या वो बिहेवियर डिफाइन किया जाता है यूजर का, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। लाइक अगर एम्प्लॉय आपके ऑफिस सिस्टम पे बैठ के अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड करता है, पर्सनल कोई ऐप डाउनलोड करता है, तो दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। या वो बैठ के अपने जो है वो फेसबुक को एक्सेस कर रहा है, डिफरेंट डाउनलोडिंग परफॉर्म कर रहा है, या ऑनलाइन जो है वो मूवीज देख रहा है, तो दिस इज नॉट, मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के साथ जो है वो अलाइन नहीं करता। और इसी तरह की डिफरेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। जैसे पॉलिसी ये भी हो सकती है कि आपने यूएसबी इंसर्ट नहीं करनी, पॉलिसी ये भी हो सकती है कि आपने जो है किसी के साथ भी अपनी ऑफिस ईमेल के थ्रू कोई आपने डाटा शेयर नहीं करना अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर, मतलब डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं। स्टैंडर्ड्स हेल्प एन आइटम स्टाफ मेंटेन, अच्छा जी एक सेकंड वेट कीजिएगा।
Standards Standards help an IT staff maintain consistency in operating the network. Standards provide the technology that specific user or programs need in addition to any program requirements and criteria. इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी टास्क को जो है वो कंप्लीट करने के लिए किसी स्पेसिफिक यूजर को उसकी जरूरत हो सकती है. गाइडलाइंस के अंदर आर अ लिस्ट ऑफ सजेशंस ऑन हाउ टू डू थिंग्स मोर इफेक्टिवली एंड सिक्योरली. गाइडलाइन होती है कि अगर आपने एक प्रोसेस एक टास्क परफॉर्म करना है तो उसको आप बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हो. प्रोसीजर होते हैं इसमें, अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो हैं वो आप किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे और क्या जो है वो है. प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स that usually contains step by step instructions and graphics. तो उसमें step by step instructions भी होते हैं और graphics भी होते हैं कि आपने इनको implement accordingly किस तरह से करना है. फिर हमारे पास IT security management framework आ जाता है. ISO मॉडल. IO आप I, ISO जो है वो आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. Security professionals need to secure information from end to end within the organization. This is a momentable task and it is unreasonable to expect one individual to have all of the requisite knowledge. कि अब इसके लिए लाजमी नहीं है कि एक बंदे के अंदर ही आपको सारा का सारा नॉलेज जो है वो मिल जाए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. दिस इज अनरीजनेबल, कैसा पॉसिबल ही नहीं है. इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में जो है वो गाइड करता है. The ISO cybersecurity model to cybersecurity professionals, but the OSI network model is to network engineer. कि जिस तरह से अगर आप जो है वो नेटवर्क इंजीनियरिंग से फेमिलियर हो तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है OSI का फॉर नेटवर्क इंजीनियर. सेम वे में जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ISO साइबर सिक्योरिटी मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है. दोनों फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरह से आपने इन चीजों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है. आईएसओ मॉडल के यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे आईएसओ मॉडल के अंदर हमारे पास दो फ्रेमवर्क्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डील करते हैं. अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 27001 स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है. और अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की तो उसके लिए हमारे पास 27032 स्टैंडर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पे हम ISO 27000 की अगर बात करते हैं तो रिस्क असेसमेंट है. इसमें आप रिस्क को असेस करते हो, जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को देखते हो और फिर आप देखते हो कि इन रिसोर्सेज को कैसे कोई बंदा नुकसान पहुंचा सकता है या अनऑथराइजली एक्सेस कर सकता है. तो आप उस रिस्क को असेस करते हो. सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर उस रिस्क को हैंडल करने के लिए आप एक सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करते हो. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है तो उससे एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है जिसको आप इंप्लीमेंट कर. एसेट मैनेजमेंट आ जाता है, जो भी एसेट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको आप अकॉर्डिंगली मैनेज करते हो. ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी आ जाती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास होते हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है. फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है वहां पे फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को इंश्योर करना. कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके एक्विजिशन उसके, क्योंकि आपने जब डिजिटली रिकॉर्ड करना है तो आपको उसे बिल्ड करना पड़ता है, आपको डेटाबेसेस बिल्ड करनी पड़ती हैं. जैसे आपने डाटा इंटर करना है, कैसे डाटा वहां पे इंटर हो रहा होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपको डेवलप करनी होती हैं, मेंटेन करनी होती है. तो वो इस स्टेप पे बात होती है. फिर जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हो तो डेफिनेटली आपको उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करना होता है टाइम टू टाइम और डाटा को एनालाइज करना होता है. डेट मीन्स कि आपको एक्सेस कंट्रोल्स भी डिफाइन करने पड़ते हैं. फिर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट परफॉर्म करते हो कि अगर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आ जाता है तो उससे आपने अपने इस पर्टिकुलर डाटा को किस तरह से या अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से सिक्योर बनाना है. तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है. फिर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट है. बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर कोई जो है वो ब्रीच आ जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रखना है.
अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कोरोना की, तो तब हमारे पास ये इशू था कि पता ही नहीं था कि आप बिजनेस को कंटिन्यू कैसे रखना है। दैट्स व्हाई इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आपको बंद होती नजर आ रही थी। फिर यहाँ पे बेसिकली ISO 27002 सेक्शन और उसके अकॉर्डिंगली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी है, एक टेबल दिया गया है, इसको आप फिर बाद में देख सकते हैं। द ISO साइबर सिक्योरिटी मॉडल एंड द स्टेट्स ऑफ द डाटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डाटा जो है वो थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल रह सकता है। डाटा एट रेस्ट, डाटा इन ट्रांजिट और डाटा इन प्रोसेस। अब इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर स्टेट के अंदर। लाजमी नहीं कि हमेशा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जांपल, जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन, कि जब आपका डाटा इन ट्रांजिट है तो तब जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है वो इंश्योर करता है उसकी सिक्योरिटी को। जब आपका डाटा इन प्रोसेस है तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हो, तो ऐसे प्रोग्रामर्स जो उन एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं या ऐसे डाटा एंट्री पीपल्स जो कि उन एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं, उनके साथ डील करते हैं, वो आपके डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दरमियान सिक्योरिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द हार्डवेयर एंड सर्वर सपोर्ट स्पेशलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल स्टोर डाटा, कि जो आपके आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या आपके हार्डवेयर सर्वर सपोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपके स्टोर डाटा की सिक्योरिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द आईएसओ कंट्रोल स्पेसिफिकली एड्रेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स फॉर डाटा इन ईच ऑफ द थ्री स्टेट्स। ये आप किसने डिफाइन किया है? आईएसओ कंट्रोल्स ने, जो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कंट्रोल्स जो है वो डिफाइन किए। अब यहाँ पे आपके पास आईएसओ 27001 भी आ रहा है और 27002 भी है। द ISO 27001 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस व्हिच अपर मैनेजमेंट डिटरमाइंस। इसमें जो 27001 है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली यही है कि इसने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर और गाइडलाइंस जो है वो इसमें आपने डिफाइन करनी होती हैं, और इनको डिफाइन कौन करता है? आपकी अपर मैनेजमेंट डिफाइन करती है। देन आता है हमारे पास ISO 27002 कंट्रोल्स प्रोवाइड्स टेक्निकल डायरेक्शन। इसमें टेक्निकल डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल के अपर मैनेजमेंट ने पॉलिसीज एस्टेब्लिश कर दी हैं कि डाटा कैसे एक्सेस होगा और क्या उसके लिए जो है वो रूल्स होंगे, लेकिन उनको फर्दर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना, ये सारा का सारा आपका आपका जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट पीपल्स होते हैं उनका काम होता है, ना कि अपर मैनेजमेंट का। तो 27002 इसके साथ डील करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स टू प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट एंड कॉन्फ़िगर द एनवायरनमेंट यूज्ड टू फुलफिल द पॉलिसी डायरेक्टिव सेट बाय द अपर मैनेजमेंट। और यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि वो काम किसका होता है कि अपर मैनेजमेंट ने अगर पॉलिसीज वगैरह कुछ डेवलप किया है तो उसको मैनेज करना काम होता है आपके जो आपके आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा, सीसीटीवी नेटवर्क को डेफिनेटली आप अपने लोकल नेटवर्क से सेपरेट रखना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि सीसीटीवी जो है वो आपका आईओटी डिवाइस कैटेगरी के अंदर आता है। तो सीसीटीवी के ऊपर इटसेल्फ आपके पास जो है वो रेगुलर पैचेस अपडेट नहीं हो रहे होते, उस तरह की उनकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती जैसे डिफरेंट डिवाइसेस की हो रही होती है। तो अगर वहां पे आपके पास मालवेयर या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है और वो आपके डायरेक्ट नेटवर्क के साथ अटैच हैं तो फिर वो आपके सीसीटीवी के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। जो आपके वर्म्स हैं वो फर्दर ट्रेवल कर सकते हैं।
टोटल 8 यूनिट्स हैं जी इसके। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उससे हम कुछ प्रैक्टिकल भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वर्चुअल मशीन के बारे में आपको जो है वो गाइडलाइन दी जाएगी। अच्छा जी, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज के बारे में दोबारा से बात करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अलाउज यूजर टू गेन एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस। कि इससे क्या है, यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक और उससे डेटाबेस तक एक्सेस मिलती है। क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर स्टोर डाटा ऑन द क्लाउड प्रोवाइडर्स सर्वर्स। इसमें जो क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर्स होते हैं उसके ऊपर डाटा स्टोर होता है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की एग्जांपल, आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा जी। अच्छा, ये बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। अलाउ यूजर टू गेन एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। जैसा कि डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके थ्रू आप क्लाउड के ऊपर अपना डाटा स्टोर करते हो। तो उसके अंदर जैसे कि अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास ड्रॉपबॉक्स की एग्जांपल जो है वो आ जाती है। गूगल की डिफरेंट वर्क स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि आप यूज कर सकते हो किसी इंडस्ट्रियल स्कोप के अंदर। तो वो आपकी बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती हैं। और फिर आती है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको क्लाउड प्रोवाइडर होता है वही सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहा होता है। जैसा कि आपके पास Amazon वेब सर्विसेज हैं। Amazon वेब सर्विसेज में क्या होता है कि आप अपनी जो भी सर्विसेज आप ऑफर करना चाह रहे हो, रेदर देन दिस कि उनका हार्डवेयर आप अपने पास मैनेज करो, आप क्या करते हो, Amazon से उनको रेंट आउट कर लेते हो और उसी के ऊपर अपनी सर्विसेज को जो है वो आप होस्ट कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंस था सॉफ्टवेयर एज सर्विस में और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में। और फिर हमारे पास वर्चुअल सिक्योरिटी एप्लायंसेस आ जाती हैं। रन इनसाइड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, जैसे कि सैंडबॉक्स का एक जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें वो आपकी वर्चुअल सिक्योरिटी एप्लायंसेस होती है कि सारा का सारा जो है वो सिस्टम उस सैंडबॉक्स के अंदर ही रन कर रहा होता है वर्चुअली। क्विज आपके सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। सारा का सारा कंटेंट इटसेल्फ जो है वो सिस्को ने हमें डिलीवर किया और इसी अकॉर्डिंगली हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं। बाकी जो फर्दर एक्सरसाइजेस हैं वो आपके नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो इंक्लूडेड हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर लेंगे। हाउ इज क्लाउड सेफर देन आवर ऑन स्टोरेज व्हेन देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड। अब दो वेज हैं जी आपके पास, कि एक तो आप इन हाउस अपना क्लाउड स्टोरेज बिल्ड करते हो और आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और वहां से फिर आप क्या करते हो, उस सेंट्रलाइज पॉइंट के ऊपर जो आपने क्लाउड स्टोरेज बिल्ड की है उसको एक्सेस किया जाता है। इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस क्लाउड स्टोरेज के अगेंस्ट आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आप सिम भी इंप्लीमेंट कर रहे होगे, सोर भी कर रहे होगे, आईडीएस, आईपीएस, थ्रेट मिटिगेशन, थ्रेट डिटेक्शन और पता नहीं क्या क्या। आप
मतलब न्यूमरस टाइप ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन आप वहां पे कर रहे होगे, और आपको रियल टाइम में सिक्योरिटी टीम भी चाहिए होगी जो कि आपकी उन सारी चीजों को मैनेज कर रही होगी। तो अगर तो आप इस लेवल के ऊपर चीजों को बिल्ड कर सकते हैं, तो देन डेफिनेटली आपका जो इन हाउस सिस्टम है वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता। सम टाइम ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी जो है, क्योंकि जैसे कि अब इसमें एग्जांपल क्राउड स्ट्राइक की भी आपको दी जा सकती है। तो थर्ड पार्टी क्या है जी, कि थर्ड पार्टी ने के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, या थर्ड पार्टी आपकी डेटा की वर्थ को ऐसे अंडरस्टैंड नहीं करती जैसे कि उसकी वर्थ होती है, या थर्ड पार्टी जो होती है वो आपके बिजनेस की रेपुटेशन के लिए उतना केयर नहीं करती जितना इटसेल्फ आप कर सकते हो। तो इन दैट सिनेरियो आपको लगता है जी कि आप ओन स्टोरेज जो है वो आपके लिए ज्यादा सेफर है, लेकिन ओन स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, उसको सिक्योरिटी उसकी अकॉर्डिंगली इनहेंस करने के लिए यू नीड टू स्पेंड अ लॉट। तो अगर तो आप वो कॉस्ट बेयर कर सकते हो, देन डेफिनेटली ऑन क्लाउड आपके लिए सेफर है। लेकिन अगर आप बात करते हो कि आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, आपको कॉस्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो इन दैट सिनेरियो आपको डिफरेंट क्लाउड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपको उनसे सर्विसेज लेनी पड़ती है। न्यूमरस आपके पास जो है वो ऑनलाइन साइबर स्पेसेस ऐसी हैं जिन्होंने अपने पर्सनल क्लाउड्स जो है वो बिल्ड कर रखे हैं अपने डेटा को होस्ट करने के लिए। लेकिन बहुत सारी फेमस ऐसी भी हैं जो कि आपके डिफरेंट जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जैसा कि सिस्को इटसेल्फ जो है वो अमेजोन वेब सर्विसेज को यूज कर रहा होता है अपने कुछ रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो किस कैपेसिटी के अंदर चीजों को बेयर कर सकती है। प्रोटेक्टेड वीपीएन भी आपका वीपीएन ही होता है, लेकिन डेफिनेटली एक टर्म जो है वो उसके लिए यूज की जाती है, और जो पेड वीपीएन होते हैं उनके लिए भी इस टर्म्स को यूज किया जाता है। अच्छा जी, आज का सेशन जो है वो हमारा यहाँ पे जो है ना वो एंड होता है। क्विज आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली आप क्विज को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बाय टुमारो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।